दिन दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी के लिए जो मूल विधि का रिवीजन कर रहे थे, उसी के अंतर्गत हम लोग नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 80 का जो आया था, जिसे रासुका नाम से भी जानते हैं, उसी का रिवीजन करने वाले हैं। और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बात करते हैं रासुका के उद्देश्य की, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकोयोजन और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह आया था। और इसके प्रकार की बात करते हैं तो यह निवारक निरोध प्रकार का होता है। यदि सरकार या फिर पुलिस या फिर प्रशासन को लगता है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा राष्ट्र सुरक्षा या फिर सार्वजनिक सुरक्षा या फिर लोक सुरक्षा को हानि पहुंचाई जा सकती है, तब उसे निरुद्ध कर दिया जाता है। आर्टिकल 22 में कमी की जाती है इसके आर्टिकल 22 से कमी की जाती है इसके तहत। और वहीं पे एनएसए जो है ये 1980 में आया था। यह पारित जो है 27 दिसंबर 1980 को हुआ था, और यह लागू जो है 27 दिसंबर 1980 को ही लागू भी हो गया था। और इसमें भाग की बात करते हैं, इसमें एक भी भाग का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें धाराएं जो है टोटल 18 धाराओं का उल्लेख किया गया है। एनएसए का जो है सेकेंड संशोधन जो है 1984 में किया गया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करते हैं इसमें कि जो धारा 18 है, उसमें से धारा 1 की बात करते हैं तो इसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का उल्लेख किया गया है। यानी कि इसका संक्षिप्त नाम रासुका होगा और इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत होगा। और यह प्रारंभ जो है 27 दिसंबर 1980 से यह प्रारंभ हो गया। और जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पे यह 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ है। और बात करते हैं धारा 2 की, तो इसमें परिभाषा का उल्लेख किया गया है। और वहीं पे धारा 2 का जो है इसमें समुचित सरकार का उल्लेख किया गया है, यानी कि स्टेट, सेंट्रल और यूटी प्रशासन का उल्लेख किया गया है। वहीं पे धारा 2 की बात करते हैं तो इसमें निरुद्ध आदेश का उल्लेख किया गया है। और धारा 3 के अधीन आया कोई भी आदेश हो सकता है। और वहीं पे धारा 2 की बात करते हैं तो इसमें विदेशी यानी कि फॉरेन्स एक्ट 1946 का है, उसका हिस्सा का उल्लेख किया गया है। और वहीं पे धारा 2D जो है इसमें व्यक्ति का उल्लेख किया गया है, यानी कि वो भारतीय हो सकता है और राज्य का भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 3 जो है, तो इसमें कुछ व्यक्तियों को नियुक्त करने के संबंध में शक्तियों का उल्लेख है, यानी कि निरुद्ध या अरेस्ट कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, डीएम या फिर पुलिस कमिश्नर कर सकते हैं। और धारा 3A जो है इसमें किन परिस्थितियों में निरुद्ध किया जा सकता है, तो वो कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी, तो जब भारत की सुरक्षा को खतरा हो तब, या फिर भारत के विदेशी संबंधों की सुरक्षा को खतरा हो तब उसे निरुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 3B की, तो ऐसे विदेशी व्यक्ति को भी निरुद्ध किया जा सकता है जिससे यह विश्वास हो जाए कि उसके भारत में रहने या भारत छोड़ने से देश की सुरक्षा प्रभावित होगी, तो उसे भी निरुद्ध किया जा सकता है। और वहीं पे धारा 3C की बात करते हैं तो इसमें राज्य सरकार द्वारा व्यक्ति को अधिकतम 3 माह के लिए निरुद्ध किया जा सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर उसे बढ़ाया जा भी सकता है। और वहीं पे धारा 3 के अंतर्गत 3D की बात करते हैं तो इसमें पुलिस अधिकारी द्वारा की गई गिरफ्तारी 12 दिनों में राज्य सरकार को जानकारी देनी होगी। और वहीं पे धारा जो 3 के अंतर्गत 5वें की बात करते हैं तो राज्य सरकार यह जानकारी 7 दिनों में केंद्र को बतलाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 4 जो है इसमें निरुद्ध आदेश का निष्पादन करने का उल्लेख है, यानी कि संपूर्ण भारत में कहीं भी निष्पादन किया जा सकता है। और इसमें जो गिरफ्तारी वारंट BNSS जो 2023 में आया है उसी के अनुसार होगी। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 5 की, तो इसमें निरुद्ध करने के स्थान तथा स्थितियों का विनिमय स्थान कौन सा होगा, तो यानी कि सेम स्टेट भी हो सकता है या फिर दूसरा राज्य भी हो सकता है। और स्थिति की बात करते हैं तो इसमें समुचित सरकार के आदेश की आवश्यकता होती है। और वहीं पर धारा 6 की बात करते हैं तो इसमें कुछ परिस्थितियों में भी निरुद्ध आदेश का अपरिवर्तनीय या फिर अविद्यमान न होने का उल्लेख है। अधिकारी कहे कि यह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है तब, या फिर पुलिस अधिकारी कहे मेरे सीमा क्षेत्र से बाहर है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 7 की, तो इसमें फरार व्यक्ति के संबंध में प्रावधान का उल्लेख किया गया है, यानी कि जो पुलिस पहुंच से बाहर हो उसे ही फरार व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऐसा होता है तो सरकार पुलिस
तो सरकार या फिर पुलिस यह जानकारी मजिस्ट्रेट को देगी और सरकार जानकारी को सामाजिक करेगी या फिर अखबार मीडिया में देगी। और अगर वह उपस्थित नहीं हुआ तो संपत्ति जब्त और 1 साल की सज़ा भी हो सकती है उस व्यक्ति को। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 8 की। तो धारा 8 जो इसमें आदेश से प्रभावित व्यक्तियों को निरोध आदेश के अनुसार प्रकट करना होगा और 5 दिनों में होना चाहिए। और वहीं पे कुछ केस या फिर परिस्थितियों में 15 दिन भी हो सकता है। और वहीं पे निरुद्ध आदेश के आधारों की चर्चा करने का उल्लेख भी किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 9 की। तो इसमें सलाहकारी बोर्ड का बनाने का उल्लेख है, यानी कि यह जो बोर्ड सलाहकारी बोर्डों का बनने का उल्लेख है, यानी कि इसमें यह जो बोर्ड बनेगा इसमें कौन होंगे, तो इसमें हाई कोर्ट के जज होंगे और हाई कोर्ट का पूर्व जज भी होगा और हाई कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। और यह केंद्र राज्य या फिर दोनों जगहों पे बनाई जा सकती है। और इसमें चेयरमैन होंगे तो वो कौन होंगे, तो हाई कोर्ट का जज हो पहले रहा हो या फिर वर्तमान में वह हो। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 10 की। तो इसमें सलाहकारी बोर्ड को रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है, यानी कि निरुद्ध किए गए व्यक्ति के संबंध में रिपोर्ट 3 सप्ताह में सलाहकारी बोर्ड को पेश करनी होगी। और वहीं पे धारा 11 की बात करते हैं तो इसमें सलाहकारी बोर्ड द्वारा प्रक्रिया दर्ज कराना, यानी कि 7 दिनों में सरकार को भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 13 की। तो धारा 13 जो इसमें किसी व्यक्ति को अधिकतम निरोध आदेश के आधार पर 12 महीने रहना होगा। और वहीं पे धारा 14 जो है इसमें निरोध आदेश को वापस लेने का उल्लेख है, यानी कि जिस अधिकारी ने निरोध किया है उसकी समुचित सरकार या फिर केंद्र सरकार कर सकती है। और वहीं पे धारा 14A की बात करते हैं तो इसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में 3 माह से अधिक भी निरोध किया जा सकता है, यानी कि देश वो कौन सी परिस्थितियाँ होंगी, तो जब देश की सैन्य सुरक्षा पर खतरा होगा तब, या फिर देश की सुरक्षा पर खतरा होगा तब, या फिर लोक नियोजन की सुरक्षा पर खतरा होगा तब। वहीं पे सामुदायिक सेवा पर खतरा होगा, जैसे स्कूल हॉस्पिटल इनसे पे खतरा होगा तब उसे निरोध किया जा सकता है। और ऐसी परिस्थितियों में मैक्सिमम 6 माह तक निरोध कर सकेंगे और बिना सलाहकार बोर्ड के परमिशन के निरोध किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 15 की। तो इसमें अस्थायी प्रकार से रिहाई का उल्लेख किया गया है, यानी कि वो कौन से अस्थायी प्रकार होंगे, तो इसमें रिहा करने पर सरकार शर्त या फिर बगैर शर्त प्रावधान रखेगी और शपथ पत्र बनवाया जाएगा। और वहीं पे अस्थायी समय के समाप्ति पर निश्चित स्थान व समय पर आना होगा, नहीं तो 2 साल सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों एक साथ लगाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 16 की। तो सरकार या फिर पुलिस द्वारा सद्भावनापूर्वक कार्य पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और वहीं पे धारा 17 जो कि लास्ट है इसकी बात करते हैं तो राज्य सरकार का कोई कानून इस एक्ट पर प्रभावी नहीं करेगा। आज की इस वीडियो में टोटल इतना ही था। बाकी जिनको भी ये PDF चाहिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों को ये रिवीजन का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।